नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होम स्टी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी पता है कि हम लोग यूपीटीपीएससी एसओ की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आपका जो कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है उसको हम लोग लेके चल रहे हैं दोस्तों। और साथ ही आपका जो स्टैटिक्स का कंपलसरी वाला पार्ट्स है उसको भी हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं दोस्तों। तो आपको दोनों विषय की वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां जाके देख सकते हैं दोस्तों, या ऊपर इस आई बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियो पे जा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपका स्टैटिक्स में एक टॉपिक आपका दिया गया है कुर्टोसिस, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं दोस्तों। इसको शुरू करने से पहले एक चीज जरूर कहूंगा कि अगर आप इससे पहले मोमेंट्स वाला चैप्टर नहीं पढ़े हुए हैं तो आप पहले उसको पढ़ लीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप मोमेंट्स के बारे में नहीं समझते तो आप कुर्टोसिस को भी नहीं समझ सकते हैं दोस्तों। इसीलिए वो आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, फिर भी आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे कुर्टोसिस को समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों, अगर आप इससे पहले वो चैप्टर नहीं देखें तो उसको जाके देखिए, फिर इस चैप्टर को आप समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए आज समझते हैं क्या है ये कुर्टोसिस। दोस्तों, अगर हम लोग कुर्टोसिस के बारे में चर्चा करें तो ये आपका जो ये वर्ड्स है इसको हम लोग ग्रीक लैंग्वेज में जो इसका अर्थ निकलता है, इसका अर्थ यहाँ पे ब्लूगी या ब्लूगनेस से लगाया जाता है, या कह सकते हैं हिंदी में उभारा हुआ, या कह सकते हैं उभारपन से हम लोग इसको समझते हैं। इसका जो आपका शाब्दिक अर्थ निकलता है। पर वास्तव में दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग स्टैटिक्स की बात करें या स्टैटिक्स में हम लोग समझें कि कुर्टोसिस को हम लोग यहाँ पे किस तरह से समझते हैं, तो दोस्तों वास्तव में होता क्या है कि हम लोग सीरीज अभी तक जो भी कुछ पढ़े हैं, मीन मीडियन मोड वगैरह, या आप कह सकते हैं डिस्पर्सन वगैरह, स्क्वीनेस वगैरह, तो दोस्तों वहाँ पे हम लोग क्या होता था कि एक एक्स वैल्यू होती थी, उसकी फ्रिक्वेंसी होती थी। तो दोस्तों होता क्या है कि जब हम लोग आपका जो चर मूल्य है या आपका वेरिएबल्स जो होते हैं उसमें आपका अगर हम लोग देखें कि किसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा है, तो और उस फ्रिक्वेंसी के या आवृत्तियों के आधार पर हम लोग उसको बिंदुरेखीय चित्रों पर प्रदर्शित करें तो वो कैसा चित्र प्रदर्शित करता है, उस चीज की हम जब परख करते हैं उसी को हम लोग यहाँ पे कुर्टोसिस समझते हैं। या आप कह सकते हैं दोस्तों कि जब हम लोग यहाँ पे जो आपका समांक मात्रा दिया है उसको हम लोग क्या करें, बिंदुरेखीय ग्राफों में प्रदर्शित करके उससे कुछ चीज आपका मेजर करना चाहें तो वहां से हमें क्या पता चलेगा, उसके लिए हमको यहाँ पे कुर्टोसिस समझना पड़ता है दोस्तों। सिंपली अभी आप एग्जांपल्स में हम जैसे जैसे आपको समझाएंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप अगर ये समझिए कि जब आवृत्ति बंटन को यदि हम बिंदु रेखों पर अंकित करते हैं तो क्या वह प्रसमान वक्र है। जैसे कि आप सभी पता होगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जब आपका क्या हो, आपकी जो आवृत्तियां हो वो शुरू में क्या हो, बढ़े और फिर एक जगह पे बैलेंस होके फिर क्या होने लगे, घटने लगे, और एक बेल का आकार जब बनाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की संज्ञा देते हैं, या आपका प्रसामान्य वक्र की संज्ञा देते हैं। तो आपका कुर्टोसिस में हम लोग यही देखते हैं कि क्या वह प्रसामान्य वक्र से अधिक चपटा है, या कह सकते हैं कि आपका प्रसामान्य से नीचे हुए है, या क्या चपटा हुआ है, या आप कह सकते हैं कि प्रसमान वक्र से अधिक नुकीला है। तो इसी चीज को जब हम लोग देखते हैं या समझते हैं तो वहां पे ये हम लोग कुर्टोसिस के बारे में समझते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे हम लोग कुर्टोसिस में केवल यही चीज देखते हैं कि वो प्रसमान वक्र से ज्यादा नुकीला है कि प्रसमान वक्र से ज्यादा चपटा है, आपके जो आवृत्तियों का जो आपका सामान्य आवृत्ति है वो आपकी कैसे आपकी बिंदुरेखीय पर प्रदर्शित हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो सीरीज होती है या फ्रीक्वेंसी होती है वो जहाँ पे ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन हो जाता है वहीं पे क्या हो जाती है, उसी के आधार पे वो आपकी नुकीली या आपकी चपटी, आपका जो प्रसामान्य वक्र कह सकते हैं, आपका जो वक्र बनेगा, प्रसामान्य वक्र तो आपका बेल टाइप का होता है, पर आपका जो वक्र बनेगा वो फ्रीक्वेंसी के आधार पे ही बनता है। और जब किसी फ्रीक्वेंसी के हम लोग कंसंट्रेशन के आधार पर माप करते हैं, मेजर करते हैं, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे कुर्टोसिस में समझते हैं दोस्तों। तो ये तो दोस्तों इसकी आपकी क्या चीज है, हम लोग इसमें क्या देखते हैं, आपको आशा है समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर हम लोग यहाँ पे इसकी परिभाषा को समझे तो यहाँ पे देखिए दिया गया है परिभाषा कि अ मेजर ऑफ कुर्टोसिस इंडिकेट द डिग्री
टू विच अ कर्व ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज पीक्ड और फ्लैट टॉप। तो वही चीज जो अभी हमने आपको सरल भाव समझाया है, वही चीज है कि अगर प्रस्तुत का माप उस मात्रा को व्यक्त करता है जिसमें एक आवृत्ति बंधन का वक्र नुकीला है या आप चपटे शीर्ष वाला होता है, इसी की परख हमें किससे हो जाती है, आपको कुर्टोसिस से हो जाती है। तो दोस्तों सिंपली जब हम लोग किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आपके वक्रों को बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर वक्रों को बनाते हैं, तो वो वक्र आपके तीन तरीके के बनते हैं दोस्तों। अभी हम आपको चित्र भी दिखा रहे हैं दोस्तों। एक तो आपका क्या होगा, आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक आपका क्या होगा, बहुत ही पीक डिस्ट्रीब्यूशन में रहेगा, और ये आपका एक फ्लैट डिस्ट्रीब्यूशन में रहेगा। तो वही के आधार पर अगर आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसे हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, क्या कहते हैं कुर्टोसिस में, और पीक होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, और आपका जो फ्लैटी होगा उसे हम लोग कैसे समझते हैं, इसी चीज को हम लोग यहाँ पे कुर्टोसिस में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो कुर्टोसिस है उसको हम लोग तीन तरीकों में बांटे हुए हैं। आपका एक है लेप्टोक्रिटिक, और एक आपका है मेसोक्रिटिक, और एक आपका प्लेटिक्रिटिक। तो ये क्या है दोस्तों, इसको अगर हम लोग समझ ले दोस्तों, तो दोस्तों जैसे अभी हमने बताया आपको कि आपका जो कुर्टोसिस है वो तीन तरह से आपका डिनोट किया जाता है। अगर आपकी सीरीज ऐसी है कि उस सीरीज का जो वक्र बन रहा है वो क्या हो, प्रसमान वक्र की तुलना में अधिक नोकदार है, तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, वह वक्र नुकीले शीर्ष वाला, या हम लोग इंग्लिश में से लेप्टोक्रिटिक बोलते हैं। तो दोस्तों जैसे अभी हमने बताया कि अगर आपकी कोई ऐसे समांक माला सीरीज है और उसकी फ्रीक्वेंसी मध्य पॉइंट पे इतना ज्यादा कंसंट्रेशन हो गई, यानी वहां पे फ्रीक्वेंसी का जमाव इतना ज्यादा हो गया है कि वो क्या हो गया, आपका एकदम नुकीली टाइप की आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, आपका वो आपका लेप्टोक्रिटिक आपकी कुर्टोसिस कहलाती है। वही आपका दूसरा दोस्तों क्या है, आपका प्लेटोक्रिटिक। ये क्या होता है दोस्तों, जब आपका क्या होता है कि आपके सीरीज में जो भी आवृत्तियां हैं वो नॉर्मली सभी में एक बराबर अंतराल पे बटी हुई हैं, और कहीं पे एक जगह पे आपकी जमाव आने के बाद फिर वहीं पे फिर से नॉर्मली ही आपके सभी सीरीजों में समान आवृत्तियां बटी हुई हैं, तो वहां पे आपका क्या होता है कि यदि एक वक्र आपका प्रसमान वक्र की तुलना में क्या होता है, अधिक चपटा होता है, तो मतलब दोस्तों वहां पे क्या होगी, आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो नॉर्मली सब में बटी होंगी, बस मध्य में थोड़ा बहुत आपका ज्यादा फ्रीक्वेंसी का जमाव होगा, नहीं तो वो नॉर्मली हर आपकी सीरीज में हर सभी की फ्रीक्वेंसी एक समान रहती है। तो वहां पे दोस्तों क्या हो जाता है, वो आपका आपके प्लेटोक्रिटिक, या कह सकते हैं प्लेटोक्रिटिक कुर्टोसिस कहलाती है। और वही दोस्तों हमने जो शुरू में अभी आपको बताया था कि जब आपका फ्रीक्वेंसी क्या हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट की गई हो फ्रीक्वेंसी, तो वो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसे हम लोग मेसोक्रिटिक बोलते हैं। इसी को हम लोग मध्यम शीर्ष वाला आपका कुर्टोसिस बोलते हैं। तो दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे यही चीज समझनी है कि जब आपकी सीरीज की जो फ्रीक्वेंसी हो मध्य भाग में बहुत ज्यादा जमाव हो गया हो, जैसे कि हमने शुरू में यहाँ पे कहा कि आपका ये कुर्टोसिस है ही क्या, आपकी फ्रीक्वेंसियों को जमाव को क्या करता है, पता करता है कि आपकी जो सीरीज दी गई है वो आपकी सीरीज कहाँ पे फ्रीक्वेंसी का ज्यादा घनत्व, या कह सकते हैं कहाँ पे ज्यादा जमाव है। तो अगर आपकी मध्य में बहुत ज्यादा जमाव है तो वो आपका कैसा होगा, लेप्टोक्रिटिक होगा। अगर वो सभी समानांतर वे में आपकी जमाव होंगी तो उसे हम लोग प्लेटोक्रिटिक कहते हैं। और जब आपका एक समान आपकी शुरू में बढ़ती है और एक समान फिर एक अंतर पे आके घटने लगती है, तो वो आपका क्या होता है, मेसोक्रिटिक होती है, जिसे हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की भी संज्ञा देते हैं। तो ये तो दोस्तों आपका तीन तरीके से हम लोग कुर्टोसिस को डिफाइन करते हैं। इसको अगर हम लोग देखें तो ये आपके जो विलियम्स एस कोसेट थे, जिन्होंने स्टूडेंट टी टेस्ट दिया था, आपको पता भी होगा, तो उन्हीं ने इसको कुर्टोसिस को दो आधारों पर आपके एनिमल से कंपेयर करके समझाने की कोशिश किया था। जो आपका लेप्टोक्रिटिक है दोस्तों, वो क्या कहलाता है कि वो क्या होते हैं, नुकीले शीर्ष वाले होते हैं, और उनके वक्र क्या होते हैं, ऊंचे गर्दन, लंबी पूंछ और छलांग वाले जानवर कंगारू की तरह होते हैं। तो इसीलिए इसे हम लोग कंगारू से डिनोट करते हैं या समझते हैं। तो आपका जो कंगारू का आकार होता है वो क्या होता है दोस्तों, लंबी पूंछ होती है, और क्या होता है, बहुत ऊंचे होते हैं। तो ये भी क्या कहलाती है दोस्तों, लेप्टोक्रिटिक, आपका लेप्टोक्रिटिक की तरह से ये डिजाइन बनती है। तो इसीलिए विलियम एस गोसेट ने इसे आपका कंगारू की तुलना में समझाया है। और वहीं आपका जो प्लेटोक्रिटिक होता है दोस्तों, वो क्या होता है, आपके जो वक्र हैं वो ऊंचे गर्दन वाले नहीं होते हैं। तो वहां पे क्या होता है, आपके कंगारू की जगह ना होके क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे
प्लस की तरह होते हैं दोस्तों, यहाँ पे कंगारू छप गया है, तो प्लूटोप्लस की तरह ही वो होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका, नॉर्मली ही आपका ये चपटे हुए हैं आपके एज कंपेयर कंगारू की तरह, तो इसीलिए आपका जो प्लूटोक्रेटिक है वो किससे कंपेयर किया गया, आपका प्लूटोप्लस से कंपेयर किया गया है। तो दोस्तों ये तो आपका कुर्टोसिस के दो आधारों पे समझाने की कोशिश किए हैं विलियम एस गोसेट ने। अब अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं, अच्छा दोस्तों ये चीज़ आपको क्या है समझ में आ गई होगी। मेन चीज़ जो यहाँ पे आपका जो न्यूमेरिकल टाइप से जो सवाल पूछते हैं, अगर हम लोग मेजरमेंट ऑफ कुर्टोसिस की बात कर ले दोस्तों, तो आपका जो प्रतिशत है वो कैसे नापा जाता है या मापन उसका कैसे किया जाता है, इसकी अगर हम लोग यहाँ पे चर्चा कर ले दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने आपको शुरू में बोला था कि अगर आपको कुर्टोसिस का मापन करना है तो आपको मोमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, जो कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो मेजरमेंट ऑफ कुर्टोसिस है, इसको हम लोग बीटा 2 से भी डिनोट करते हैं, या कह सकते हैं आपका कुर्टोसिस जो होता है वो बीटा 2 से होता है। और आपका हमने इससे पहले भी बताया था कि आपका जो स्क्वीनस होता है उसे हम लोग बीटा 1 से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्क्वीनस के बारे में बाद में देखेंगे, यहाँ पे हम लोग आपका कुर्टोसिस के बारे में समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो कुर्टोसिस है उसको हम लोग बीटा 2 से भी डिनोट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग को जो आपका कुर्टोसिस मापन होता है, अगर हम लोग फोर्थ मोमेंट में आपका सेकेंड मोमेंट का स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो वहाँ पे आपका क्या हो जाता है, कुर्टोसिस का मापन हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली आपको पता होगा कि मोमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। तो अगर हम लोग म्यू 4 का डिवाइड कर दें किससे, म्यू 2 स्क्वायर से, यानी कि आपके जो सेकेंड मोमेंट है उनके स्क्वायर से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो आपका बीटा 2 कैलकुलेट हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आपका मेजरमेंट ऑफ कुर्टोसिस करते हैं। इसके लिए एक सेकंड फॉर्मूला भी है दोस्तों, ये भी आप समझ लीजिए कि एक फॉर्मूला हम लोग इसे गामा 2 से भी डिनोट करते हैं दोस्तों। तो अगर आपका बीटा 2 को माइनस कर दें 3 से, और वो क्या हो जाए दोस्तों, इसको हम लोग बीटा 2 -3 से भी डिनोट करते हैं दोस्तों। और यही आपका क्या होता है, इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आपका जो फोर्थ मोमेंट है उसमें आपके 3 गुना सेकेंड मोमेंट के स्क्वायर से अगर हम लोग डिवाइड कर दें आपका सेकेंड मोमेंट स्क्वायर, तो हमें क्या पता चल जाता है दोस्तों, तब भी हमें कुर्टोसिस का मापन हो जाता है। तो ये दोनों फॉर्मूला दोस्तों आप लोग याद कर लीजिए। ज़्यादातर आपको जो यूज होता है वो आपके क्वेश्चन में यूज होता है, वो आपका यही पहला फॉर्मूला यूज होता है। तो आप लोग पहले फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों। ये आपका नॉर्मली आपका एक सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला है, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग आपका मेजरमेंट ऑफ कुर्टोसिस करते हैं। अब बात अगर हम लोग दोस्तों इस मेजरमेंट के बाद हम लोग समझें कि कैसे हम पता करें कि आपका कुर्टोसिस क्या है, आपका कुर्टोसिस मेसोक्रेटिक है या आपका लिप्टोक्रेटिक है या आपका प्लूटोक्रेटिक है। तो इसके लिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपका जो बीटा 2 होता है उसका जो मान होता है वो 3 के बराबर माना जाता है, या कह सकते हैं जो बीटा 2 को माना गया है उसको हम लोग 3 के बराबर मानते हैं। अगर ये आपका क्या होता है, बीटा 2 आपका इक्वल है 3 के, तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, मेसोक्रेटिक होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से माना जाता है। यही आपका अगर बीटा 2 क्या हो, बड़ा हो किससे, 3 से, तो वो क्या हो जाता है, लिप्टोक्रेटिक। तो वहां पे आपका क्या होगा, आपके जो आपने अभी वक्र देखा वो क्या था, कंगारू टाइप का जो हमने बताया था, वो आपका लिप्टोक्रेटिक था। तो वहां पे आपका लिप्टोक्रेटिक हो जाता है अगर आपका बीटा 2 3 से अधिक होता है। वहीं इसके विपरीत अगर बीटा 2 कम है 3 से, तो आपका क्या होगा, चपटे नुमा, या आप कह सकते हैं प्लेटिक्रेटिक आपका कुर्टोसिस कहलाता है। तो ये तो दोस्तों आपका निर्वचन हम लोग इस तरीके से करते हैं। अब दोस्तों जैसे कि अभी हमने बताया कि इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आपका कुर्टोसिस को कैलकुलेट करेंगे। अगर वहां पे वैल्यू आपकी 3 आती है तो हम लोग क्या समझ जाएंगे कि ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, या कह सकते हैं आपका मेसोक्रेटिक कुर्टोसिस है। अगर ये 3 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाएगा, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, लिप्टोक्रेटिक हो जाएगा। और 3 से अगर छोटा आएगा तो वहां पे प्लूटोक्रेटिक हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग आपका इंटरप्रिटेशन भी कर लेते हैं, और मेजरमेंट के लिए हमने जैसे अभी आपको फॉर्मूला बताया था, इससे हम लोग आपका मेजरमेंट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे 2 पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एक तो ये है कि अगर आपका कुर्टोसिस क्या है, मेसोक्रेटिक है, तो वो क्या होगा, वहां पे स्क्वीनस क्या होगा, हमेशा स्क्वीनस क्या होगा, 0 होगा। और 0 स्क्वीनस का मतलब है कि वहां पे स्क्वीनस या विषमता उस सीरीज में नहीं पाएगी। अगर दोस्तों आपसे कोई क्वेश्चन ऐसे पूछता है उल्टा घुमा के कि कुर्टोसिस का मान 3 है,
तो बताइए स्क्वीनेस का मान क्या होगा? तो 0, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जहां पे आपका कुर्टोसिस क्या होगा, मेसोक्रिटिक होगा, तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता होना चाहिए कि मीन आपका इक्वल होता है मीडियन के, और आपका मोड भी क्या होता है, इक्वल होता है। और आपको हमने स्क्वीनेस में ही पढ़ाया था कि ये जब इक्वल होते हैं तो वहां पे स्क्वीनेस 0 होता है और स्क्वीनेस नहीं पाया जाता है। और मतलब कि आपका जहां पे एस के या स्क्वीनेस 0 होगा वहां पे आपका विषमता नहीं पाई जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है दोस्तों। और दोस्तों एक चीज और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक पॉइंट, कि अगर दोस्तों हमने मोमेंट्स में चीजें को समझाते समय बताया था कि अगर आपका मोमेंट 1, मोमेंट 2 और मोमेंट 3 ये आपका क्या है, इसमें से अगर आप इवन कहेंगे तो आप क्या कहेंगे, ये इवन वाला है और ये आपका क्या है, ऑड है। तो दोस्तों अगर ऑड मोमेंट्स आपका 0 आता है, ये चीज समझिएगा दोस्तों कि हमने आपको बताया था कि ऐसे हम लोग मोमेंट्स कैलकुलेट करते हैं, मोमेंट 1, मोमेंट 2, मोमेंट 3, मोमेंट 4। अगर दोस्तों वहां पे ऑड इवन आपको पता होगा कि ये आपका सेकंड पे जो होता है, फोर्थ पे जो होगा वो ऑड इवन कहलाता है, सॉरी, और जो आपका यहाँ पे 3 पे है तो उसे हम लोग ऑड बोलते हैं। तो दोस्तों ये चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मोमेंट्स आपका क्या है, ऑड पे उसका जो वैल्यू है 0 आती है तो वहां पे आपका स्क्वीनेस क्या होता है दोस्तों, हमेशा 0 होता है, या कह सकते हैं वहां पे स्क्वीनेस नहीं पाई जाती है। तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चीजें जैसे जैसे आप बारीकियों में जाएंगे दोस्तों तो वैसे वैसे आपको एक एक पॉइंट और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश आपको होगी। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि हर चीज को बारीकियों तक समझिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सिलेबस जो दिया गया है उसके तह तक क्वेश्चंस को पूछने की आपकी सोच होनी चाहिए दोस्तों। तो इसीलिए आपको यहाँ पे हम लोग चीजों को, हर चीज को बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अब अगर दोस्तों हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझिए कि अगर आपको जैसे क्वेश्चन दिया जाए कि यहाँ पे आपका जो फोर्थ मोमेंट्स है, यहाँ पे 0, 3, 0, 27, ये आपके अलग अलग मोमेंट्स दिए गए हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे मोमेंट्स। अब उसके आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कि स्क्वीनेस का मान कितना होगा और क्यूटेसिस का मान कितना होगा, और साथ ही हम लोग इसका इंटरप्रिटेशन भी कर लें, तो आपका इंटरप्रिटेशन से क्या पता चल जाएगा कि मेसोक्रिटिक है, कि आपका प्लेटोक्रिटिक है, या आपका लिप्टोक्रिटिक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके आपको समझाते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका μ1 जो आपका फर्स्ट मोमेंट है 0 है, सेकंड मोमेंट 3 है, थर्ड मोमेंट 0 है और फोर्थ मोमेंट 27 है। तो दोस्तों अभी जैसे हमने चीजें बताई कि अगर आपका ऑड नंबर, जो ऑड मोमेंट है वो 0 होगा तो वहां पे स्क्वीनेस भी क्या आएगा, 0 आएगा, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके भी आपको बता देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिए जैसे कि स्क्वीनेस 1 को हम लोग क्या समझते हैं, आपका स्क्वीनेस को हम लोग बीटा 1 से डिनोट करते हैं, जैसे अभी हमने बताया भी था और इससे पहले ही बताया था दोस्तों। इसका एक फॉर्मूला हम लोग स्क्वीनेस का आपको बताए थे मोमेंट्स वाले चैप्टर में, कि मोमेंट्स के आधार पे भी हम लोग स्क्वीनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग थर्ड मोमेंट का स्क्वायर कर दें और सेकंड मोमेंट का क्यूब कर दें, उसको डिवाइड कर दें, तो दोस्तों हमारा क्या आता है, स्क्वीनेस कैलकुलेट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए थर्ड मोमेंट का जो आपका वैल्यू है वो 0 है और 0 का स्क्वायर 0 होता है। और यहाँ पे सेकंड मोमेंट का जब क्यूब करेंगे तो वहां पे आपका आंसर 27 आएगा, और 0 में से किसी का भी डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 0 होगा। तो यानी यहाँ पे स्क्वीनेस जो आया दोस्तों वो 0 आया, मतलब यहाँ पे आपकी सीरीज में विषमता नहीं होगी। तो इस तरीके दोस्तों यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप लोग कैलकुलेशन करके भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। दूसरी बात अगर हम लोग कर ले दोस्तों यहाँ पे क्यूटोसिस के बारे में, तो हमने अभी जैसे बताया कि आपका बीटा 2 कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मोमेंट 4 और आपका मोमेंट सेकंड का स्क्वायर कर देते हैं, तो हमें क्या पता चल जाता है, आपका क्यूटोसिस कैलकुलेट हो जाता है। तो यहाँ पे मोमेंट 4 क्या दिया है, 27, और आपका मोमेंट जो 2 है वो क्या दिया है, 3 है, और 3 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। यहाँ पे 27 का और 3 का स्क्वायर करने पे हमारा क्या आ गया, 27/9, और उसको हम लोग जब कैलकुलेट किए तो 9 आ गया। तो इस तरीके दोस्तों हम लोग क्या क्या हो गया, क्यूटोसिस भी आपका कैलकुलेट हो गया। अब बात दोस्तों इंटरप्रिटेशन की बात कर लें, तो हमने अभी आपको बताया कि अगर वैल्यू आपकी क्या है, बीटा 2 इक्वल टू 3 है, तो वो क्या होगा, मेसोक्रिटिक, या आप कह सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि वो आपका क्या है, समान प्रसामान्य वाक्य है, और या उसे हम लोग मेसोक्रिटिक कह सकते हैं। दूसरा अगर हमने अभी बताया था कि अगर बीटा 2 से क्या हो जाए, बीटा 2 बड़ा हो जाए तो ये आपका लिप्टोक्रिटिक हो जाता, अगर बीटा 2 से कम है 3 से, अगर बीटा 2 आपका 3 से कम है तो वो आपका प्लेटोक्रिटिक हो जाता है। तो दोस्तों ये तो आपका कुछ तरीके थे क्यूटोसिस के बारे में। आशा है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। एक बार अगर आप इसको पुनः देखेंगे तो और अच्छे
तरीके से ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम लोग यहाँ पे आपको क्रोटोसिस समझ लिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका स्टेटस का मोमेंट्स और क्रोटोसिस, स्क्वीनेस, डिस्पर्सन, ये सब चीज़ें थे हम लोग यहाँ पे देख लिए दोस्तों। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों वो आपका हम लोग यहाँ पे कोरिलेशंस को भी देख लेंगे। आपके जो सिलेबस में दिया गया है रिलेशंस और कोरिलेशंस, उसको भी हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम लोग बारीक जो भी आपके बचे हुए सिलेबस हैं उसको भी हम लोग कंटिन्यू कवर करेंगे। तो दोस्तों आप लोग निश्चिंत होके रहिए, आप बार बार ये कमेंट करके ना किया करिए कि आपका सिलेबस सर ये पूरा करा दीजिएगा। हम लोग वादा किए हैं दोस्तों आपसे कि आपका पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट कराएंगे, बस आप लोग साथ दिए रहिए और मन लगा के ईमानदारी से आप लोग अपनी तैयारी करिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते। इतना ही। जय हिंद, जय भारत।